नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित देशों से जलवायु संबंधी सफल कार्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने को कहा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए अतिरिक्त कोविड प्रतिबंधों की समीक्षा संशोधन के निर्देश दिए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 174 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.94%। सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 2027 के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों के लिए 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 21 खेलों में विभिन्न स्तरों पर 398 कोच को रोजगार दिया। महान संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। और कोलकाता में वेस्टइंडीज के साथ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवलीन निगम। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पर्यावरण में स्थिरता जलवायु न्याय के जरिए ही हासिल की जा सकती है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि जलवायु संबंधी सफल कार्यों के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। इसके लिए विकसित देशों को फाइनेंस और प्रौद्योगिकी अंतरण के बारे में प्रतिबद्धताएं पूरी करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि निरंतरता के लिए वैश्विक हित में समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोगों की ऊर्जा जरूरतें अगले 20 वर्ष में दोगुनी होने की संभावना है और इस ऊर्जा से इंकार का मतलब लाखों लोगों के जीवन से इंकार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को समान ऊर्जा उपलब्ध कराना भारत की पर्यावरण नीतियों का मुख्य स्तंभ रहा है। इक्विटेबल एनर्जी एक्सेस टू द पुअर हैज बीन ए कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर एनवायरमेंटल पॉलिसी। थ्रू उज्ज्वला योजना, more than 90 million households have been provided access to clean cooking fuel. श्री मोदी ने कहा कि पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने किसानों को नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं। Under the PM Kusum scheme, we have taken renewable energy to the farmers. We are encouraging farmers to set up solar panels, use it and sell surplus power to the grid. Standalone solar pumps as well as efforts for solarizing existing pumps are being scaled up. Our focus on chemical-free natural farming will also help promote sustainability and equity. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोग हमेशा प्रकृति और संस्कृति के साथ मिलकर जीवन जीते हैं। संस्कारों, दैनिक रीति रिवाजों और अनेक फसल पर्वों में भारतीयों का प्रकृति के साथ मजबूत संबंध दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि साधनों का कम उपयोग, पुनः उपयोग, प्रतिपूर्ति, रीडिजाइन और पुनर्निर्माण भारत के सांस्कृतिक ताने बाने के अभिन्न अंग रहे हैं। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि हाल ही में भारत की 2 और दलदली भूमि को रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में अब तक 10 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले 49 रामसर स्थल हैं। India is a mega diverse country. With 2.4% of the world's land area, India accounts for nearly 8% of the world's species. It is our duty to protect this ecology.
We are strengthening our protected area network. The IUCN has recognized our efforts. The Arvali Biodiversity Park in Haryana has been declared as an OECM site for its effective conservation of biodiversity. I am also glad that 2 more wetlands from India have got recognition as Ramsar sites recently. प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी देशों को हर समय हर जगह विश्वव्यापी ग्रिड से स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि ये पूरे विश्व का दृष्टिकोण है कि भारत मूल्यों के लिए अडिग है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती पर ध्यान देने से सततता और समता को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एलईडी बल्ब वितरण योजनाएं पिछले 7 वर्ष से अधिक समय से चल रही हैं। इससे हर साल 2 खरब 20 अरब यूनिट से अधिक बिजली बचाने तथा 1 खरब 80 अरब टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में सहायता मिली है। श्री मोदी ने कहा कि लोग हमारी धरती के नाजुक होने की बात करते हैं, लेकिन धरती नाजुक नहीं है, बल्कि हम नाजुक हैं और धरती तथा प्रकृति के लिए हमारी प्रतिबद्धताएं नाजुक हैं। We have heard people call our planet fragile, but it is not the planet that is fragile. It is us. We are fragile. Our commitments to the planet, to nature have also been fragile. प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा अनुकूलन अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI का उद्देश्य अक्सर प्राकृतिक आपदाओं की आशंका वाले क्षेत्रों में सशक्त अवसंरचना का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि COP26 की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हमने संकट की आशंका वाले द्वीपीय राज्यों के लिए अवसंरचना पहल की है। उन्होंने कहा कि द्वीप विकासशील राज्य अधिक नाजुक स्थिति में हैं, इसलिए उन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कार्यक्रमों में अब हमने लाइफ कार्यक्रम भी जोड़ दिया है, जिसका अर्थ है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, अर्थात पृथ्वी पर पर्यावरण में सुधार के लिए जीवन शैली विकल्पों का चयन करना। इस पहल में विश्व भर से समान विचारधारा वाले लोगों का गठबंधन बनाया जाएगा, जो स्थायी जीवन शैलियों को प्रोत्साहित करेगा। श्री मोदी ने 3P अर्थात प्रो प्लेनेट पीपल यानी ग्रह के अनुकूल लोग का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 3P से जुड़े लोगों का आंदोलन लाइफ के लिए गठबंधन का काम करेगा। 3 दिन के शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा बदलाव और संसाधन सुरक्षा पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन में डोमिनिक गणराज्य और गयाना के राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव, विभिन्न देशों के संगठनों के प्रमुख, कई देशों के मंत्री और राजदूत सहित 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे और पंजाब में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। मतदान रविवार को होगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता रैलियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकारों ने 2 लाख से अधिक रोजगार उपलब्ध नहीं कराए, जबकि योगी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है बहनों बेटियों की सुरक्षा। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है गरीब के कल्याण के लिए निरंतर काम। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है केंद्र की योजनाओं पर डबल स्पीड से काम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कानपुर और उन्नाव जिले में घर घर जाकर प्रचार किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने फर्रुखाबाद जिले में प्रचार किया। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक रैली में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के कार्यकाल में मणिपुर में शांत और सामान्य स्थिति बहाल हुई है और राज्य का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मतदाताओं को संबोधित किया। दैनिक शंघाई एक्सप्रेस के मालिक सपम निशिकांत मणिपुर विधानसभा के 12वें चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। उनकी अचल संपत्ति
17 करोड़ 65 लाख रुपए और चल संपत्ति 5 करोड़ 94 लाख रुपए है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने बताया है कि चुनाव में मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा पहचान के 12 अन्य वैकल्पिक प्रमाणों में से किसी को भी दिखाकर वोट डाले जा सकते हैं। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में कमी को देखते हुए स्थिति की समीक्षा करने और अतिरिक्त कोविड प्रतिबंध संशोधित करने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में मुख्य सचिवों और मुख्य प्रशासकों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी से देश में कोविड महामारी में निरंतर गिरावट का रुझान देखा जा रहा है। श्री भूषण ने कहा कि पिछले महीने संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि के बाद कुछ राज्यों ने अपनी सीमाओं और हवाई अड्डों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए थे। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त प्रतिबंधों से लोगों के आवागमन और आर्थिक गतिविधियों में बाधा न हो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस बीच राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 174 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। कल 41,54,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 82,988 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.94% हो गई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 2027 तक की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मंजूर किया है। इसका उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट 2021-22 में की गई घोषणाओं के साथ जोड़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्रौढ़ शिक्षा और जीवन भर के लिए विद्या प्राप्त करने की सिफारिशें की हैं। बजट 2021-22 की घोषणा में संसाधनों से ज्यादा लाभान्वित होने, प्रौढ़ शिक्षा के समस्त पहलुओं के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल्स शुरू करने की बात कही गई थी। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी साक्षरता को लागू करना और बढ़ावा देना है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो अगले 5 वर्ष में अपने कामकाज के हर क्षेत्र जांच, अनुशासन, आतंकवाद तथा साइबर अपराध से निपटने में अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करे। दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में श्री शाह ने ये बात कही। जो दिल्ली पुलिस अपना 75वां जन्मदिन बना रही है और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना। आजादी के साथ ही दिल्ली पुलिस का नया क्लेवर, एक नया स्वरूप देश की जनता के सामने आया। आजादी के बाद हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के इनिशिएटिव दिल्ली पुलिस की जो स्थापना हुई, उसके बाद शांति, सेवा और न्याय ये सूत्र के साथ दिल्ली पुलिस ने अपना काम शुरू किया और आज वो 75वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से मुमकिन हुई हमारी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही डाकघर या बैंक जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खोले और बिटिया के नाम 250 रूपए से लेकर 1.5 लाख रूपए तक सालाना जमा करते रहे। इस पर सरकार आयकर छूट के साथ ज्यादा ब्याज भी देती है। समय आने पर कुछ पैसा उच्च शिक्षा के लिए और बाकी शादी के समय निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता, बेटियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाइट nsiindia.gov.in पर जाएं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित देशों से जलवायु संबंधी सफल कार्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने को कहा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए अतिरिक्त कोविड प्रतिबंधों की समीक्षा और संशोधन के निर्देश दिए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 174 करोड़ टीके लगाए गए।
स्वस्थ होने की दर 97.94%। सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 2027 के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों के लिए 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 21 खेलों में विभिन्न स्तरों पर 398 कोचों को रोजगार दिया। महान संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा और कोलकाता में वेस्टइंडीज के साथ पहले 2020 क्रिकेट मैच में भारत टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। उक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास ने उक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। भारतीय दूतावास वहां के घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए है। उक्रेन में बहुत भारतीय छात्र भी हैं जिनके परिवार उनकी सुरक्षा और उन छात्रों के भारत आने में परेशानियों से बहुत चिंतित हैं। नागरिक उड्डयन अधिकारियों और अन्य हवाई कंपनियों से भारत और यूक्रेन के बीच उड़ानों को बढ़ाने पर बातचीत चल रही है। कीव स्थित भारतीय दूतावासों में और विदेश मंत्रालय कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं जहां से यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिक और भारत में उनके परिवारों के बीच बातचीत हो सके। यूक्रेन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सूचना और सहायता उपलब्ध कराने के लिए यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष 24 घंटे जानकारी देने के लिए उपलब्ध है। हेल्पलाइन नंबर है 380997300428 और 380997300483। ईमेल आईडी है cons1.kyiv@mea.gov.in और www.eoiukraine.gov.in। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में 4 राजनयिकों के परिचय पत्र स्वीकार किए। इनमें तंजानिया, जिबूती, सर्बिया और उत्तर मैसेडोनिया के राजदूत शामिल थे। श्री कोविंद ने राजनयिकों की नियुक्ति पर बधाई दी और उनके देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों पर बल दिया। संत रविदास की जयंती आज देश भर में श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाई जा रही है। 14वीं शताब्दी के संत रविदास भक्ति काल के महान संत थे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने हर कदम और हर योजना में गुरु रविदास जी की भावना को आत्मसात किया है। उन्होंने आज नई दिल्ली के करोल बाग में गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में शबद कीर्तन में भाग लिया और लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। श्री मोदी ने कहा कि काशी में गुरु रविदास की स्मृति में निर्माण कार्य पूरी भव्यता के साथ चल रहा है। रविदास जी के श्रद्धालुओं के लिए अनेक सुविधाएं वहां विकसित की गई हैं। आज वहां उनके भव्य मंदिर में दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। मुझे विश्वास है कि संत रविदास जी की जन्मस्थली पर सरकार जो सुविधाएं बना रही है उससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि गुरु रविदास के जीवन पर्यंत सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने और समाज में एकता लाने का प्रयास किया। गायक संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। उनके परिवार ने बताया कि बप्पी दाह का अंतिम संस्कार बेटे बप्पा लाहिड़ी के अमेरिका से आने के बाद किया जाएगा। उनका कल रात निधन हो गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बप्पी लाहिड़ी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्नड़ के जाने माने लेखक और कवि चन्नवीरा कणवी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि चन्नवीरा कणवी ने अपनी रचनाओं से श्रेष्ठ काव्य और लेखन में योगदान दिया। श्री कणवी का आज उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ में निधन हो गया था। वे समन्वय कवि के नाम से लोकप्रिय थे। उनकी उम्र 93 वर्ष थी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक राजेंद्र लाल मित्र को याद करते हैं, जिनका जन्म 16 फरवरी 1822 को कोलकाता में हुआ था। राजेंद्र लाल भारत के अपने समय के सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्हें कई भाषाओं हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक और लैटिन का ज्ञान था। राजेंद्र लाल ने प्राचीन वस्तुओं के भारतीयों द्वारा अध्ययन की परंपरा की नींव रखी। उन्होंने जीवन पर्यंत एशियाटिक सोसाइटी में काम किया और एक लाइब्रेरियन के पद से तरक्की करते हुए 1885 में सोसाइटी के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। उनके कुछ पथ प्रदर्शक कार्यों में नेपाल का संस्कृत बौद्ध साहित्य, उड़ीसा की प्राचीन वस्तुएं और बौद्ध गया शाक्य मुनि का आश्रम शामिल हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। राजेंद्र लाल 1886 में कोलकाता में आयोजित कांग्रेस के दूसरे सत्र में स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। वो 19वीं शताब्दी में यूरोप में विद्वानों और उनके निकायों द्वारा सम्मानित किए जाने वाले भारतीयों में से एक थे। उन्हें ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस महान भारतीय को हमारा नमन। हम प्रख्यात वैज्ञानिक मेघनाद साहा को भी याद करते हैं, जिनका निधन 16 फरवरी 1956 को हुआ था। साहा को स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के कारण स्कूल छोड़ने के लिए विवश किया गया था। जब मेघनाद स्कूल में थे, तब बंगाल के गवर्नर उनके स्कूल का निरीक्षण करने आए। मेघनाद सहित कई छात्रों ने साम्राज्यवादी ब्रिटिश गवर्नर का विरोध किया। सजा के तौर पर स्कूल प्रशासन ने मेघनाद की छात्रवृत्ति रोक दी और उन्हें स्कूल से निकाल दिया। बाद में उन्होंने एक निजी विद्यालय में दाखिला लिया। साहा भाग्यशाली थे कि प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्हें जगदीश चंद्र बोस, शारदा प्रसन्न दास, प्रफुल्ल चंद्र रे जैसे शिक्षक और सत्येंद्र नाथ बोस तथा बाघा जतिन जैसे साथी मिले। साहा का सबसे प्रसिद्ध कार्य तत्वों के थर्मल आयनीकरण से संबंधित है और इससे उन्होंने साहा समीकरण के रूप में जानी जाने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उन्होंने सौर किरणों के वजन और दबाव को मापने के उपकरण का भी आविष्कार किया। साहा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग और कोलकाता में परमाणु भौतिकी संस्थान जैसे कई वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना में सहायता की। 1952 में स्थापित कैलेंडर सुधार समिति के अध्यक्ष के रूप में साहा ने 30 प्रकार के भारतीय कैलेंडर प्रणालियों को एक राष्ट्रीय कैलेंडर में एकीकृत करने में मदद की। साहा को कई बार भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1952 में वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पहली लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम किया और उसके बाद 1956 में मृत्यु तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और डीन के रूप में काम किया। आकाशवाणी इस महान देशभक्त वैज्ञानिक को नमन करता है। हम स्वतंत्रता सेनानी बालछा को भी याद करते हैं, जिन्होंने 1910 में बस्तर के जगदलपुर इलाके में सामंती और औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ भूमकल विद्रोह में हिस्सा लिया था।
16 फरवरी 1910 को हुई इंद्रावती फोर्ट लड़ाई में बालछा और उनके सहयोगियों ने अंग्रेजों को चुनौती दी। ये देखते हुए कि हार अपरिहार्य है, बालछा अपने साथियों के साथ वहां से बच निकले और आसपास के गांव में लोगों को एकत्रित करने लगे। 25 फरवरी की रात को ब्रिटिश सेना ने उन्हें पकड़ लिया। स्वतंत्रता सेनानियों पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगा और प्रसिद्ध जगदलपुर मामले में मुकदमा चलाया गया। बालछा सहित 78 स्वतंत्रता सेनानियों को बस्तर जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में जून 1910 में उन्हें रायपुर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किया गया। वहां जेल अधिकारियों के दुर्व्यवहार और यातनाओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हम इस महान शहीद को सलाम करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत 4 वर्ष की आयु के उन बच्चों की सुरक्षा का प्रावधान है जिन्हें मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाया जाता है। इसमें मोटरसाइकिल के लिए सुरक्षा प्रबंध और क्रैश हेलमेट का भी होना जरूरी होगा। इसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति भी तय कर दी गई है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलों से जुड़े 398 प्रशिक्षकों को रोजगार के प्रस्ताव दिए हैं। इनमें कई पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट और अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। 398 में से 101 प्रशिक्षक सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी निकायों से प्रतिनियुक्ति पर जुड़ रहे हैं। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि उच्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले और पदक जीतने वाले कई पूर्व एथलीट्स ने इन पदों के लिए आवेदन किया है और उनका चयन किया गया है। कोलकाता में भारत के साथ वेस्टइंडीज ने पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 5 विकेट पर 96 रन बना लिए थे। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। लेग स्पिनर रवि बिश्नोई 2020 क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। पेइचिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान आज पुरुषों की स्लैलम स्पर्धा में रेस पूरी नहीं कर सके। आरिफ जायंट स्लैलम में रविवार को 45वें स्थान पर रहे थे। जल जीवन मिशन ने देश के 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराकर इतिहास रचा है। कोविड महामारी और लॉकडाउन के बावजूद 2.5 साल की छोटी सी अवधि में 5 करोड़ 79 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया। इस समय गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुद्दुचेरी, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में गांव के हर घर में नल से पानी की आपूर्ति हो रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित देशों से जलवायु संबंधी सफल कार्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने को कहा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए अतिरिक्त कोविड प्रतिबंधों की समीक्षा और संशोधन के निर्देश दिए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 174 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.94%। सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 2027 के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों के लिए 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 21 खेलों में विभिन्न स्तरों पर 398 कोच को रोजगार का प्रस्ताव दिया। महान संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। और कोलकाता में वेस्टइंडीज के साथ पहले 2020 क्रिकेट मैच में भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है।
ताजा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने 5 विकेट पर 97 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।